Oh, hi, welcome to this channel, and I'm your mentor, Khan sir. And today we are just gonna learn reading comprehension, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस सेशंस को मैं बताना चाहता हूं दैट यू हैव टू फील रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फील, सो कॉल्ड फील, व्हाट इज दैट? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो वर्ड्स हैं, एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, right? Without reading you cannot comprehend that one, right? And if you just want to comprehend, so you have to just feel that. I mean, until unless you feel, you won't be able to understand the actual meaning of the RC which has been mentioned by the writers or publishers, right? So I'm just going to tell you that you have to feel reading comprehensions. Why I'm just saying so? Because until unless you feel, you won't be able to describe or you won't be able to give the answer of that particular RC, right? तो फीलिंग इन विच सेंस, किस सेंस में मैं फील करने की कोशिश करूं? फीलिंग का मतलब यह है कि अगर आप उस आरसी में से हर एक वर्ड को जो उसका डिक्शनरी मीनिंग या फिर आप गूगल पे सर्च करते हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका सेंस उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ना दे रहा हो। तो हो सकता है इन सारी चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे हमें कमेंट भी आते हैं कि सर जब हम इस आरसी को पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता है। रीजन क्या है? समझने की कोशिश कीजिए। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि आप उसके लिटरल मीनिंग को जाते हैं रादर देन कि आपका वहां सेंस क्या कहता है, राइट दोस्तों? तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये वीडियो 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, सेकेंड पार्ट उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड होगा और थर्ड पार्ट में हम लोग सैंपल्स को देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय द सेशंस। हैव अ लुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप देख पा रहे हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मैंने दिया है एंड वो यूजफुल है कैट, जैट, आईपी मैट, क्लैट और मैं कहूं तो वो सारे मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो उसके एग्जामिनेशन होते हैं और जहां जहां पैसेजेस आते हैं वो सब के लिए ये हेल्पफुल होगा, राइट? माय नेम इज मोइन खान एंड आई एम योर मेंटर। स्टार्ट करते हैं द सेशंस। So first of all, we have to look upon the topics. What are the topics which we have to consider? So these are the topics. First of all, we will learn introduction of RC, then after important points, then after types of RCs. What are the types? It's very important. If you are not categorized the types, means you are totally unaware from the RC, right? And the fourth point is there's misprinting, right? There are second two types. I mean, 2 times has been mentioned. So types of the questions and fourth point is, you can say the fifth point is structure of the questions, and then after types of tones, steps to follow, and sample paper. So today we will just discuss these 3 points, right? In this sessions, ये वीडियो 1 में जाएगा, राइट? ये हमारा पहला जो वीडियो होगा उसमें आपको दिया रहेगा एंड देन आफ्टर सेकेंड में आई जस्ट फॉलो दीज 3 elements. Video second, this would be first, and video second, and then after we will follow the steps and then we will complete the sample paper in the third video. तो अंत तक बने रहना जरूरी है, because if you miss any of the second, right now seconds, maybe एक भी seconds, that would be little bit problematic for you, right? तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज आरसी को खत्म, राइट? आरसी खत्म, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म। तो दोस्तों सबसे पहला इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करूंगे। व्हाट इज आरसी? आप समझते क्या है आरसी से? तो इंट्रोडक्शन में इट इज मेंशन दैट आरसी इज व्हाट, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। आरसी का मतलब होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 वर्ड आए हुए हैं। व्हाट आर द 2 words? Reading comprehension, right? Let me clear this one. So reading comprehension, 2 वर्ड दिया हुआ है, एक आर एंड सी। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वो आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या पता है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स आपको पढ़ना चाहिए एक ऑन एन एवरेज रीडर्स को, राइट?
ताकि आपके आरसीज के जितने भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसी के लेंथ क्या होते हैं, हो सकता है कि वो एक पैराग्राफ का भी हो सकता है और एक हो सकता है कि 2 पेज या 3 पेजेस में भी आरसी दिए हुए होंगे। तो इन दोनों चीजों को कंसीडर करना है। हो सकता है कि वो छोटा पैसेज, छोटा आरसी हो, वो टाइम कंज्यूमिंग। आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, व्हाट इज योर रीडिंग स्पीड? तो एटलीस्ट एक अच्छे ऑन एन एवरेज रीडर को 140 टू 160 वर्ड्स पर मिनट रीड करना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, रीड करना चाहिए, राइट और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको कॉम्प्रिहेंशन के साथ में या विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। 2 पॉइंट है, पॉइंट मैं बताता जाऊंगा, आप लोग उसको नोट भी करते जाना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला ही वर्ड आता है, आरसी का पहला वर्ड क्या है? रीडिंग। मतलब कि आपका रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज रीडिंग स्किल? तो आपका रीडिंग क्या होना चाहिए? 140 टू 160 एंड एक ऑन एन एवरेज को। अगर ये आप रीड करते हो, मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं, विथ कॉम्प्रिहेंशन एंड विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कोई कंसर्न अभी तक यहां पे नहीं है। आप बिना उसको समझे आपको 140 टू 160 एटलीस्ट करना चाहिए। अगर आप उसको समझते हो तो समझने में बिल्कुल आपका क्या होगा, वो स्पीड घट जाएगा। ये जाएगा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 110 टू 120 जब आप इसको कॉम्प्रिहेंड करते हो। और सबसे बैड हैबिट क्या है? रीडिंग की। दोस्तों ये आप जान लो कि रीडिंग करने से बचो। रीडिंग करने से आपका टाइम जस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी आप 100 आप कितना मैंने बोला 140 पर मिनट, एक मिनट में आप 140 को पढ़ते हो। 140 का मतलब अगर एक लाइन में 15 वर्ड है तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने लाइंस पढ़ने होंगे। जस्ट मल्टीपल कर लो भाई, आपको ऑलमोस्ट 8 टू 9 लाइंस आपको पढ़ने होते हैं और एक पेज में बहुत आपको 3-4 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हमें 1 मिनट में कितना और 5 से 6 मिनट में हमें आंसर्स भी करने होते हैं। अगर ये आपकी स्पीड है तो विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम यू कैन जस्ट क्रैक द आरसी पोर्शन। तो क्योंकि आपके पास में 2 से 3 आरसी होती है, कैट में तो डेफिनेटली आपको होगा, जैट में सबसे ज्यादा आपको स्टिफ वर्ड्स भी होते हैं और आरसी का जो लेवल होता है वो थोड़ा तो भाई एडवांस लेवल होते हैं, मॉडरेट टू एडवांस, राइट। इजी लेवल के आरसी वो नहीं पूछता। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको कम से कम 2 पेज के अगर देता है तो उसमें 4 से 5 पैराग्राफ्स होते हैं। रीडिंग आपकी 140 टू 160 होनी चाहिए। एवरेज कॉम्प्रिहेंशन के साथ में आपका वो एवरेज जो स्पीड होता है वो घट जाता है। लेकिन रीडिंग से आप बचे। अगर आप 110 भी कर रहे हो ना 1 मिनट में और आपको समझ में नहीं आया तो उसको रीडिंग करते हो, मतलब कि उस 110 में आपका 2 मिनट लग रहा है। तो ये अगर पूरे पैसेज को आप देखोगे तो 5 मिनट में अगर आपने पूरे पैसेज कंप्लीट किया है फिर से उसको रीड कर रहे हो तो इसमें 10 मिनट लग रहा है और इसके भी चांसेस नहीं है कि उसके बाद भी आप उसका आंसर्स को ड्रैग कर पाओ। दोस्तों तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना। सर हाउ डिड बी पॉसिबल टू enhance द रीडिंग स्किल, रीडिंग स्पीड कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आई की शिफ्टिंग होता क्या है कि आई की शिफ्टिंग के ही अकॉर्डिंग आई हमें मैसेज देता है ब्रेन को, उसको पढ़ करके उसको समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 महीने का तैयारी में 1 महीना आप लोग ये काम करो कि न्यूज़पेपर लो या फिर मैगजीन या वट एवर यू वॉन्ट, उस चीजों को लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ रीड करो। डोंट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड दैट वन, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि कॉम्प्रीहेंशन के चक्कर में हमारा रीडिंग स्किल भी खराब हो जा रहा है, राइट। एटलीस्ट एक को तो संभाल पाए। रीडिंग इज ए हैबिट, राइट ना। तो इस हैबिट को आप अंदर जनरेट करो, इस हैबिट को बनाने की कोशिश करो। हैबिट अगर बन गया तो आप कॉम्प्रीहेंड पहले भी नहीं कर रहे थे, अगर अब भी नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, लेकिन एक स्किल आप में आ गया है, वो है रीड करने का। आई होप यू आर गेटिंग राइट ना। तो रीड करने का 1 महीना का सेशन रखो, आई की शिफ्टिंग तेजी से करो, रीडिंग ऑटोमेटिक आपकी तेज हो जाएगी। हाँ, कुछ आपको कॉम्प्रिहेंड कब नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंड उस वक्त नहीं कर पाते हैं जब वोकैबुलरी काफी स्टिफ ऑब्डुरेट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वोकैबुलरी पूछा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स पूछ देते हैं जिससे आप फैमिलियर नहीं होते हो। माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जितने भी आपके वर्ड्स पूछे जा रहे हैं उस वर्ड्स को आप याद कर सकते हो अगर आपके पास में वो सोर्सेस हो। मैं वोकैबुलरी का भी सेशन इसमें डालने वाला हूं विच वुड बी वेरी हेल्पफुल
आई मीन वही सारे आपके वोकैबुलरीज होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट? क्योंकि उसका भी एक लेवल होता है और उसका भी एक, आप कह लीजिए कि एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि कहाँ से पूछा जाता है। बहुत सारे नए नए वर्ड्स बन करके आते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हुए वर्ड्स होते हैं, तो उन सारी चीजों को अपन लोग करता हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट वन। तो सबसे पहला व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू enhance the reading skill, reading habit, reading speed। कैसे करेंगे? by shifting eyes। जितना तेजी से हम शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट रीडिंग दैट वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मेजर्स योर एबिलिटी टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। अब ये कैसे मैंने किया? क्योंकि मेरी आंख की शिफ्टिंग बहुत तेजी से जा रही थी। अब इसी को क्या करते हैं, स्टक होकर के रीडिंग। तो जब मैं व्हेन आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड पर्टिकुलर रीडिंग, तो ये तीन काम कर रहा है। एक तो रीड, यहां से आंख देख रहा है, ब्रेन को ये इस टाइप से, और उसके बाद कान सुन भी रहा है साइलेंटली। बोलने का दो ऑर्गन्स के काम को वर्क नहीं देने का है, एक टंग को और एक ईयर को नहीं देने का वर्क। यहां पे दो ऑर्गन्स काम करे, एक आई एक ब्रेन, राइट? यहां पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे रीडिंग मतलब समझ भी रहे हैं ना रीडिंग, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन को, उसके लिए आपको आंख को शिफ्ट कर देना होगा, आइज आपकी शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मेजर योर एबिलिटी टू रीड। और सबसे बड़ी बात है कि फास्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको स्मूथली पढ़ना है। स्मूथली का मतलब क्या होता है कि एक पिच रोड है, उस पर आप चल रहे हो, और एक रोड है जिसमें गड्ढे हैं, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मेजर्स योर एबिलिटी टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, ये टाइप नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा स्लो भी हो तो ये स्लो आपका फास्ट हो जाएगा। आप जैसे जैसे उसको पढ़ते हुए चले जाओगे, हर दिन 2 दिन 3 दिन आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे वो फास्ट हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, लेकिन स्मूथनेस का मतलब क्या है? जितना पाउस आप दे रहे हो बीच में वर्ड्स के, एकदम वो पैरेलल में होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मेजर्स योर एबिलिटी टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारा चीज है। इवन कि आपका पंक्चुएशन का भी ख्याल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंडरस्टैंडिंग टाइप्स हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में फुल स्टॉप है एंड टाइप्स उसके बाद है। इन सारे चीजों का ख्याल होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो आपका स्पीड 140 टू 160, अगर कॉम्प्रिहेंड करते हो उसको समझते हुए, तो आपका स्मूथनेस खराब नहीं होना चाहिए, रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये काम इस कॉम्प्रिहेंशन का कब होगा? जब आपकी रीडिंग स्किल, आपका स्पीड 140 टू 160 हो जाए, तब कॉम्प्रिहेंड करनी। अदरवाइज रीडिंग भी स्लो है और कॉम्प्रिहेंशन भी गलत हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप उस पैसेज को अटेम्प्ट करें, राइट? बच्चे इमोशनली अटैच्ड होते हैं इस चीजों से कि मुझे रीडिंग आती है और मैं पैसेज को समझने की कोशिश कर सकता हूं, मैंने पढ़ा भी है कहीं कहीं, जिसके बेसिस पे बच्चे उस वक्त इमोशनली अटैच्ड होकर के उस सेक्टर में फंस जाते हैं, जिससे कि टाइम भी हो जाता है और वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक रीडिंग, तो रीडिंग स्किल्स को पहले आप इनहांस करने की कोशिश कीजिए। आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका रीडिंग जो है विदाउट कॉम्प्रिहेंशन आपका 140 टू 160 हो जाए। अगर कॉम्प्रिहेंड करते हैं उस चीजों को, तो 110 टू 120 या 130 के बीच में रहना चाहिए, और रीडिंग से बिल्कुल बचना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन की जहां तक। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन एक्सप्लोर योर एबिलिटी यहां पे दिया हुआ है। क्या भाई? टाइप्स ऑफ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्या एबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। एनालाइज अ रिटन पैसेज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो डिफरेंट अलग अलग बेसिस पर पैसेज लिखे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से आपका टेस्ट करता है कि आप कितना उस चीजों को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। The first point which we have to consider over here, your ability to recognize explicitly stated elements in the passage। आपकी एबिलिटी है रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं उन सारी चीजों को, बात को जो इंपॉर्टेंट है उस पैसेज। The second point, ability to understand the assumptions underlying a statement or argument in the passage। जो भी assumptions है, इस argument है, अब इस चीजों को मैं बाद में बताऊंगा, what is assumptions, what is argument, what is statements। ये आपको जिस तरीके से पैसेज का क्लासेस चलता रहेगा, वी विल जस्ट सारी चीजों को मैं बताने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
एंड ऑल्सो द implications ऑफ दोज स्टेटमेंट्स और ऑगमेंट। मतलब ये 3 पॉइंट है एज फार एज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट वही इंट्रोडक्शंस का ही पॉइंट चल रहा है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग, उसी का आप कह लीजिए कि एक निचोड़ है, एक कह लीजिए कि समरी है। व्हाट इज रीडिंग, तो एबिलिटी ऑफ रीडिंग होनी चाहिए एंड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ये रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ भी वर्ड्स ऐसे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच वर्ड है कार्टे ब्लॉन्च, ये ब्लैंच लिखा होता है लेकिन उसे पढ़ते हैं ब्लॉन्च, क्योंकि जब फ्रेंच में फ्रेंच वर्ड, क्योंकि कैट में बहुत सारे आपके फॉरेन वर्ड्स आएंगे, माइग्रेटेड वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन सारे वर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी वर्ड्स, तो उसका एप्रोप्रिएट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है, ना कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग, राइट। फॉर एग्जांपल फ्रेंच में हम लोग डब्ल्यू को, जो यहाँ पे हम लोग डबल यू बोलते हैं, यहाँ जनरली तो हम लोग डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, दिस व्हाट, इसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, राइट ना। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज डबल यू, दिस इज डब्ल्यू, दो यू से मिलके बना है, राइट, विच इज डब्ल्यू। और इसी को फ्रेंच में डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू। वहां पे अल्फाबेट को पढ़ने का, प्रोनाउंस करने का अलग तरीका है, यहाँ ए बी सी होता है, वहां आ बा सा होता है, राइट। एंड तो इफ इट इज मेंशन, वहां पे टी को ता बोलते हैं, कार्टे ब्लॉन्स, राइट, जी को जा बोलते हैं, ja, je m'appelle Moin, right? तो como ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ça. How are you? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ça, right? These are the French words. तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका, आपके लिए ये जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी का को प्रोनाउंस करते वक्त आपको फंसना नहीं चाहिए, राइट, और उसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे इनहांस करेंगे, तो बहुत सारे तरीका है, रूट वर्ड्स है, सफिक्स, प्रीफिक्स, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझो इसको, जो चीज दिया हुआ है, राइट, विद द हेल्प ऑफ वर्ड मीनिंग और विद द हेल्प ऑफ सेंस, क्या कह रहा है, वहां पे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, जो सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट्स, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं अलग अलग, आपको बेसिक प्रेपोजिशंस है या कंबाइन किए हुए प्रेपोजिशन है, पेयरिंग प्रेपोजिशन, बहुत सारे प्रेपोजिशन हो सकते हैं, इन सब का भी आपको जानना पड़ेगा। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ग्रैप्स एंड ग्रिप्स एंड इंटरप्रिटेशन, एंड यू हैव टू जस्ट interpreted that one all, right? So this is the part of introduction. What is RC? RC is all about reading comprehension. That's it. Reading means what? You must have the skill to read the RC in a very effective manner. Effective means what? Within the minute you have to complete 140 to 160, or if you are just comprehending that one, it may be 130, or you can say 120, right? And what is comprehension? So comprehension means ability to understand. I hope you are just getting that one. This is all about the introduction. Now the second point, important points. Very good. What are the important points? क्या क्या important points होंगे? ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लो। मैं आपको समझा देता हूं, ये आपका आरसी का कह सकते हो कि ये जान है। मैं पूछना चाहता हूं कि आरसी को सच में सभी लोग पढ़ते हैं पूरे थॉरली, सारे आरसी को पढ़ करके वो एग्जामिनेशन में सोचते हैं कि वो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि देखो भाई, आरसी में से बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट भी किया जाता है। एलिमिनेट की ये क्या होता है? एलिमिनेट मतलब कि बहुत सारे ऐसे बातें कही भी होती है जिसका उसके क्वेश्चन से या आरसी से उसका कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप जानते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब कि किसी के बारे में हम दो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक मेन इंफॉर्मेशन और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम जो मेरा दोस्त है मर गया। राम जो मेरा दोस्त है मर गया, व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन? राम मर गया, राइट ना। इफ आई एम जस्ट सेइंग आमिर जो है, जो एक टीचर है, वो मुझे पढ़ाता है, तो व्हाट इज मेन इंफॉर्मेशन? आमिर मुझे पढ़ाता है, दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन। जो मेरा टीचर है ये मेन इंफॉर्मेशन। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो ये सारे कहां से आएंगे? तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस से जोड़ते हैं या कह सकते हैं कि कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ये सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं। तो पता चला कि एक सेंटेंस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक मेन इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम देख रहे हैं कि दैट राम टोल्ड मोहन दैट ही वॉज द CEO ऑफ हिज कंपनी।
तो किसने किसको बोला, दिस इज नॉट द मैटर। ये राम टोल्ड, किसको बोला, नहीं, दैट ही। अब ये ही किसके लिए, राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। राम ने मोहन से बोला कि वो, तो ये वो किसके लिए आया है, राइट, आप समझ रहे हो ना, इसके लिए। तो हमें किसने किसको बोला इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको बोला गया, राम टोल्ड। यहां पे हम दैट से पहले वाले चीजों को देख करके एकदम एलिमिनेट कर देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट वाज द मैटर ऑफ कंसीडरेशन ओवर हियर, दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। स्ट्रक्चर वर्ड्स जैसे कि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, हाउएवर ही डज नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ बिजनेस। अब ये आप देखो कि यहां पर जो एक एसेंशियल वर्ड आया है हाउएवर, हालांकि ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ये एक कंजंक्शन है। हालांकि ही डज नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ बिजनेस, और ऊपर में क्या है, ऊपर में दिया है राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। राम क्या है, वो सीईओ ऑफ है। कब ये लेस इंपॉर्टेंट, ये दैट से लगे भी चीज लेस इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं व्हेन द कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। ये कौन सा कंजंक्शन है, तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करने वाला कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट शो करने वाला कंजंक्शन, इफ इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी, हाउएवर ही डज नॉट हैव द गुड सेंस ऑफ बिजनेस। अब बताइए कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये कहने का मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। व्हाट इज दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। इवन कि किसको कहा गया इसका भी कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा मोहन से कि he was the CEO of his company, however he does not have a good sense of business. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन। तो कंजंक्शन से लगे हुए दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, राइट। एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक आपको मेन इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि दैट से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आगे आ रहा है, या फिर दैट ही नहीं, आपको यहां पे हु भी हो सकता है, विच भी हो सकते हैं, ये सारे जितने भी हैं इनसे लगे हुए सेंटेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद एक आपको सेंटेंस आता है, तो ये सेंटेंस आपका मेन इंफॉर्मेशन है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, ये सारे वर्ड्स से एक सेंटेंस फ्रेम कर रहा है और उसके बाद भी एक सेंटेंस आ रहा है, तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा दैट ही वाज द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। ये कभी भी नहीं पूछेगा कि हु वाज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, पूछेगा कि ही डज नॉट हैव द गुड सेंस ऑफ बिजनेस। किसे गुड सेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, इट वाज द राम और मोहन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। द सेकेंड पॉइंट, इग्नोर ऑल दी रिलेटिव क्लॉज। मैंने पहले भी अभी जस्ट मैंने बताया कि सारे रिलेटिव प्रोनाउंस जितने भी हैं उससे बना हुआ रिलेटिव क्लॉज उसको इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कि मोहित who was a great player died of COVID-19. तो व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन, ये जो हु लग गया यहां पे ना, और हु से लगे हुए ये सारे यहां तक आप जो देख रहे हो, ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन। मोहित डाइड ऑफ कोविड-19, दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन। अब आप इसको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बना सकते हो, इसको मेन इंफॉर्मेशन बना सकते हो। दैट वुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, राइट। यहां पे अगर आपका हु से लगा हुआ ये सेंटेंस होता तो ये आपका मेन इंफॉर्मेशन होता, अदरवाइज अभी आपका ये मेन इंफॉर्मेशन। आई होप मोहित हु वाज अ ग्रेट प्लेयर, इससे कोई भी क्वेश्चन, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए, जो करना है आप यू कैन जस्ट डू दैट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। आप देख पा रहे होगे, मोहित हु वाज अ ग्रेट प्लेयर डाइड ऑफ कोविड-19। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इग्नोर एनीथिंग बिटवीन हाइफन। देखो अगर कोई सेंटेंस हाइफन के बीच में लिखा है, इधर भी हाइफन है इधर भी हाइफन है, तो हाइफनेटेड सेंटेंस जो होंगे
उसको भी आप इग्नोर कर दो, उससे भी क्वेश्चन बहुत, ये सेंटेंस दिए रहते हैं पैसेज में, ये सेंटेंस दिए रहते हैं, अगर आपको हाइफन से के बीच में कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसे आप हटा दीजिए। आगे पैसेज में हम लोग ये सैंपल पेपर में देखेंगे इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसे भी आपको हटा देना है, इसे इग्नोर कर देना है। मतलब इग्नोर इन द सेंस कि इसको कंसीडर ही नहीं करना है कि इसमें कुछ आंसर छुपे होंगे, नो नॉट एट ऑल, इसमें कोई आंसर नहीं। वन सेकेंड, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज माय डियर? तो आप इसको, अगर मैं बात करूं कि मैं बोलता हूं कि अगर आप मुझे एक पेन दोगे तो मैं आपको एक कॉपी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना, तुम कभी पेन दोगे और ना ही मैं कभी तुम्हें कॉपी दूंगा। टीचर्स डे में भी तो बहुत लोग कुछ और ही देते हैं, पेन कहाँ मिलता है कि नहीं? नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम लोग। तो डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होते क्या है सर? व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। यू कैन से कि एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है। तो जो मेन क्लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इधर मेन क्लॉज को रखा है, मेन क्लॉज कहीं भी हो सकते हैं, पहले भी और बाद में भी। और इधर आपके सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की स्टार्टिंग जो होगी ना, वो आपके कंजंक्शन से होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, एज सुन एज, ये सारे से, राइट? ये सारे कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इफ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू a bag, a bag. If you give me money, I'll give you a bag. तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। क्यों है सबऑर्डिनेट? क्योंकि ये उस वक्त तक मीनिंग नहीं दे सकता है जब तक ये वाला सेंटेंस आपको ना दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे हिंदी में ही बात करता हूँ कि अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे और मैं चुप हो गया, तो आप कहोगे ना कि व्हाट विल द आउटकम ऑफ दिस? कोई एक सेंटेंस तो और होगा ना। तो इस चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटेंस और पुट करना पड़ेगा। इफ़ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू अ पेन। तो ये सेंटेंस आपके इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। इसे हम लोग सबऑर्डिनेट सेंटेंस कहते हैं। ये आश्रित होता है, डिपेंड होता है इस मेन सेंटेंस। तो कौन सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है? तो वो सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जिनके पहले ये सारे कंजंक्शंस लगे होते हैं। इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, एज सुन एज, ये सारे कंजंक्शन लगे रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट इग्नोर, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो किसको इग्नोर करना चाहिए? जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, एज आई वॉज गोइंग विथ माई फ्रेंड, और यहाँ पे क्या इसे चुप हो गया। एज आई वॉज गोइंग विथ माई फ्रेंड, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ, जैसे ही मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, आई सॉ सचिन तेंदुलकर। तो आप समझ सकते हो इसमें मेन पॉइंट क्या है। आई सॉ सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब है? एज आई वॉज गोइंग विथ माई फ्रेंड्स, ये आपके लेस इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है, इसे भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर। तो कैसे सेंटेंस को करना चाहिए? तो मैं बता रहा हूं, जो डिपेंडेंट, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जितने भी आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं जो दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये ना लिखता एज आई सॉ सचिन तेंदुलकर, तो ये कंप्लीट नहीं था। एज आई वाज गोइंग विथ माय फ्रेंड्स, ओके फाइन, एज यू वर जस्ट, देन आफ्टर व्हाट हैपेंड? तो ये कंप्लीट कब होगा? व्हेन आई जस्ट गिव द कंप्लीट, यू नो, द नेक्स्ट सेंटेंस, एज आई सॉ, एज आई वाज गोइंग विथ माय फ्रेंड आई सॉ सचिन तेंदुलकर, तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। तो पता चला कि जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे आश्रित हैं, निर्भर करते हैं अपने मीनिंग को देने के लिए, तो जो निर्भर करते हैं उसे इग्नोर कर देना चाहिए। व्हाट इज द मेन पॉइंट? क्या है? आई सॉ सचिन।
तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इससे आपके बहुत सारे सेंटेंस एलिमिनेट हो जाएंगे और कभी भी आप उसको रीरीडिंग, मतलब कि रीरीडिंग तो करनी नहीं है, कभी उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि उससे आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट से मैक्सिमम टाइप्स टाइम आपके रिलेटिव प्रोनाउन दिए रहेंगे, कभी विच, कभी दैट और कभी हु से, तो यू कैन इजिली एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस थ्रू दिस, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और दैट इज व्हाट काइंड्स ऑफ पैसेज, और आज मैं आप लोगों को यहीं तक बताने वाला, राइट? तो इसको थोड़ा देख लीजिए, व्हाट इज काइंड्स ऑफ पैसेज, कितने टाइप्स होते हैं। The passages are drawn from a variety of academic disciplines within the humanities, natural sciences, and social sciences. Based on a general analysis, most likely the topics will address one of the 3 areas. The first area is science-based, social science-based, and business and economics-based. So my dear student, साइंस, सोशल साइंस और बिजनेस इकोनॉमिक बेस, ये 3 मेजर एरियाज हैं जहां से आपके पैसेज पूछे जाते हैं। साइंस, सोशल साइंस एंड बिजनेस। अब ये 3 एरिया है, आप लोग सब एक पैसेज को जब पलटोगे ना, पैसेज क्या है एकदम आराम से उसको समझ के करने का है, राइट? हैफज़ार्ड मैनर में वो नहीं हो पाएगा। तो साइंस बेस्ड पैसेज, सोशल साइंस बेसिस एंड बिजनेस बेस्ड, क्योंकि 3 जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जांपल उससे आते हैं, what would be the central idea, what would be the title and what would be the tone, ये central idea, title and tone ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और भी अलग तरीका है सेंट्रल आइडिया का पूछने का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स में, जो मैंने आपको लास्ट सेशंस में दिखाया, यहां पर पॉइंट्स में मैंने दिखाया था। आई जस्ट गो बैक, यहां पर हमने देखा था कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ आरसी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब कितने टाइप्स के आते हैं, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, टोन, सेंट्रल आइडिया, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो सकता है। एक मेन आइडिया को पूछने का कितना तरीका है, 4-5 तरीके हैं कि उसको मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया कैसे कैसे पूछा जा सकता है, राइट? तो ये सारे चीज अपन लोग इस चीजों को करते रहेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को पॉइंट्स के बाद मैं बता रहा था टाइप्स। तो कितने टाइप्स है दोस्तों? तो 3 टाइप्स हैं, साइंस बेस्ड, सोशल साइंस बेस्ड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड आरसी। अब ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते हैं। देखते हैं व्हाट इज साइंस बेस्ड। तो भाई साइंस बेस्ड जो आरसी होता है ना, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड होता है। किस पर होता है? These passages deal with topic including biology, chemistry, and medicine. You should approach them by doing an initial quick reading, skimming of the text. The main aim is to understand how the passage is structured and to analyze its outline. Passages of this type are often slightly difficult to understand, but are also very factual and straightforward. Hence, such passages will likely provide the easiest reading comprehension questions you will encounter. There will be factual questions. What kind of the factual questions? Factual questions. ये काफी आसान होता है साइंस बेस्ड। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं। पूछा गया है what are the methods which has been used by the writer over there? तो आप methods देखोगे तो there will be 3 methods, 2 methods, whatever the methods have been used over there, you can just easily draw from the passage, right? So there will be a factual questions and the answers can be seen in the passage in a very straightforward manner, right? बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन मैं पुट करूंगा एंड क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर्स भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं और कैसे आसानी से हम उसमें मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज सोशल आइडिया, आई मीन सोशल साइंस पैसेज। इसमें क्या है? These passages deal with topics such as history, polity, and geography. It can be seen that these passages are quite interesting to read. Oh my god, interesting? Yes, why? Because we just learned the history of, you know, Maharaja or Mughal and बहुत सारे ancient monuments के बारे में। So भाई ये तो इंटरेस्टिंग होता ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं और उससे हम लोग फैमिलियर भी हो चुके होते हैं, तो थोड़ा इजी होता है इसको करने का। ठीक है, पढ़ करके देख ले। Hence you must read this passage slowly. What is that? Slowly, धीरे पढ़ना है in order to deal with the inferences. Oh my god, inferences, inference type of questions. ये तो हम आप लोगों को critical reasoning भी बताएंगे। What is this inference, judgment, I mean sorry, inferences, ये तो आपका यहाँ भी आता है, जैसे कि
टोन्स में आते हैं, हम लोग टोन्स में पढ़ते हैं, जजमेंटल हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, या फिर आपको जो मॉकरी काइंड ऑफ टोन हो गया, तो ये यहाँ भी पढ़ेंगे। और क्रिटिकल रीजनिंग में भी इस चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वीकेंड, स्ट्रेंथ इन आर्ग्यूमेंट, ये सारे चीज वहां भी पढ़ते हैं। तो क्या बेसिकली क्या यहां से ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी से भाई स्लो पढ़ो, आंसर्स मिल जाएंगे, ज्यादा उसमें तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीड क्या होना चाहिए, 110 to 120, दैट्स इट। नाउ ओ माय गॉड, द बिगेस्ट इशू, बिजनेस बेस्ड पैसेज। ओ माय गॉड, business based passage क्या है भाई? तो business passages involve very difficult structure. You know why it is very difficult? Because we are unfamiliar those words, with those words जो business based passage में पूछे जाते हैं। For example, inflation, deflation, stagflation. Oh my god, ये सब क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, GDP एंड GST, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनसे जनरली बच्चे फैमिलियर नहीं होते हैं और उस हद तक नहीं जाते हैं जहां तक एक पैसेज का डिमांड होता है। तो बिजनेस बेस्ड passage जो है involves very difficult structures and present questions that required you to informations and even to determine the author's thoughts and opinions. They need to be read slowly and carefully. Frequently business passages also include compound words and complex language which we do not use in our day-to-day conversation. Don't get distracted when you run into such terms. They are not very difficult to decipher if you break them down and examine each of their parts. So I'll just guide you, I'll just make you understand how you would be able to solve the passage which is based on business or social science or science latter. Stay tuned, और यहाँ पे ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आगे के मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये वीडियोस, ये पैसेज से रिलेटेड वीडियो 3 पार्ट में मैं बनाने जा रहा हूं और ये तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देन आफ्टर यू विल रियलाइज दैट व्हाट डिड यू गेट, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।